यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? अच्छे हैं? यस, आई होप एंड आई विश कि हमारे सारे बच्चे घर पर हैप्पी हों, हेल्दी हों और सेफ हों। तो सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज आते हैं और उन लोगों से जब मेरी बात भी होती है तो मुझे अच्छा लगता है कि उन्हें हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है बेटा। और आज फिर से हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में एक नया विषय जो है वह आरंभ करने वाले हैं। और हम अपने इस विषय में पता है क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। क्या पढ़ेंगे बेटा? विराम चिन्ह, है ना? विराम चिन्ह जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं? इसके पहले याद कीजिए हमने अविकारी शब्द पढ़े थे और उसके भी पहले हम लोगों ने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है बेटा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो विषय है वो हमारी भाषा और हमारे वाक्य, हमारे भावों को लिखित, मौखिक या जैसे भी आप उसको प्रयोग करते हैं भाषा का, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैसे ज़रूरी होता है देखिए। सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी पुस्तक का पेज नंबर 125 ओपन करेंगे। ठीक है, कर लिया सभी ने? अब इसे आप लोग शायद इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं, है ना? जिस तरह मैंने आपको एक बार समझाया था जब हमने भाषा और व्याकरण शुरू किया था कि मन के भावों को हम मन में सोच रहे हैं तब तक ठीक है, बोल लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन जब हम उसे लिखेंगे तब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। सही संज्ञा शब्द, संज्ञा के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द, अगर लड़का है तो सही पुल्लिंग शब्द लें, अगर स्त्री है तो उसके लिए सही स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। जो भी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसको लिखते समय उसका लिंग, वचन, कार जो भी है व्याकरणगत वो आवश्यक है। उसी तरह से जब आप बोलते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो उसमें आप ठहरते हैं, है ना? तो आप जब रुके तो सामने वाले को तो पता चल गया कि आप रुके हो। लेकिन अगर दो व्यक्ति आमने सामने नहीं है, अगर मैंने अपनी बात लिख कर किसी को दी है ना, और उसने उसे जब पढ़ा है तो वो कैसे जान पाएगा कि मैं इतनी बड़ी बात बोलते समय कहाँ रुकी थी, वहां पर मेरे मन में कैसी फीलिंग आई थी? तब हमारे उस वाक्य को, उन भावों को सही या सही तरीके से समझाने के लिए उन वाक्यों में विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। एक सीधी सी बात है, मान लीजिए मैंने अपने मन के भाव प्रकट कर दिए लिख कर, ठीक है? 1 2 3 4 5 8 10 लाइनें मैंने लिख दी। अब उन 10-12 लाइनों को मैंने लिख दिया और मैंने आपको दे दिया और कहा कि आप इसे सबको पढ़ के सुनाओ, तो क्या होगा? एक सीधी सी देखो, मैं भी पढ़ के बताती हूँ। इसमें आपको देखिए एक अच्छा सा पैराग्राफ स्टार्टिंग में सब जगह देते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, बोलते समय अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम रुकते हैं। यह रुकावट कभी बहुत कम होती है, कभी कुछ अधिक। प्रश्न पूछने, विस्मय व्यक्त करने आदि स्थितियों में हमारे बोलने का तरीका अलग अलग होता है। लिखित भाषा में सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या हुआ मैम, आपने क्या बोला? कुछ भी समझ में नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। मैंने 1 2 3 5 6 वाक्य पढ़े और उन 6 वाक्यों में से आपको एक भी वाक्य या एक भी शब्द का सही से अर्थ समझ में नहीं आया होगा। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा? आपने सोचा क्यों? क्योंकि मैं बीच में कहीं पर भी रुकी ही नहीं और सारे वाक्य और उनके शब्द आपस में मिल गए। जब सब कुछ मिला जुला, आपके सामने जब मम्मी खाने की थाली लाती है ना, खाने की थाली लाती है तो क्या करती हैं? ऐसी बढ़िया थाली होती है तो उसमें एक कटोरी में दाल, एक में सब्जी, एक में गुलाब जामुन, एक में रायता, फिर एक कटोरी में आपकी दूसरी वाली सूखी सब्जी, बीच में चावल बढ़िया से सजा के, एक तरफ रोटी, फिर एक तरफ पापड़, सब अलग अलग लाती है ना।
लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि मम्मी दाल के पास में सब्जी, सब्जी के पास में चावल, चावल के पास में रोटी, रोटी के पास में गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के पास में रायता डाल के दे दे, तो क्या होता है, वो सारा खाना इकट्ठा हो जाता है। आपको किसी भी व्यंजन का, डिश का कोई टेस्ट नहीं आएगा, है ना। क्या मम्मी ये बनाया, सब तो मिक्स हो गया, मीठे में चरका, तीखे में फीका, सब इकट्ठा हो गया, इसका तो कुछ टेस्ट ही नहीं समझ में आया। बिल्कुल यही बात तब होती है जब हम वाक्य में विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। यदि आपने वाक्य के बीच में विराम चिन्ह नहीं प्रयोग किया है तो वो सारे वाक्य सार्थक शब्दों से बने होते हैं, लेकिन फिर भी वे निरर्थक हो जाते हैं, वे अपना अर्थ खो देते हैं। तो वाक्य को बनाते समय भाषा का प्रयोग यदि आप लिखित में कर रहे हैं बेटा, तो वहां पर आपको विराम चिन्ह की आवश्यकता अवश्य होती है और विराम चिन्ह जरूरी भी होते हैं, है ना। विराम चिन्ह बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि हमने अपना पूरा श्रृंगार तो कर लिया, लेकिन उसको एक अंतिम टच नहीं दिया, है ना। आपने बहुत अच्छे से किसी दुल्हन को देखिए, उसको अगर पूरा रेडी कर दिया जाए, 16 श्रृंगार कर दिया जाए अच्छे, लेकिन उसके चेहरे पर अगर बिंदी ना लगाई जाए तब तक उसका श्रृंगार पूरा ही नहीं होता। तो हमारे विराम चिन्ह भी हमारे भाषा की हम शुद्धता के लिए और वाक्य की पूर्णता के लिए वो जरूरी होता है। एक चीज और, जब हम बोल रहे हैं किसी वाक्य को तो हमारी सांस जब भरने लग जाती है इकट्ठा लगातार बोलने पर, तो हमें सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है ना। तो लिखते लिखते भी आपके हाथों को भी तो कहीं रुकने की आवश्यकता पड़ेगी ना। अब मैं बोलते समय यहां रुकी थी, वो लिखते समय मुझे दिखाना है तो मुझे वहां उचित विराम चिन्ह देना होगा कि मैं यहां प्रश्न पूछ रही हूं, है ना, तुम क्या कर रहे हो, ये मेरे मन का प्रश्न वाला भाव है। सामने वाले को लिखित में ये कैसे पता चलेगा, जब मैं बोलती हूँ तब तो उसे पता चल रहा है कि मैं उससे पूछ रही हूँ, मेरे मन में कोई प्रश्न है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन रिटर्न के समय, लिखित के समय उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उससे प्रश्न पूछ रही हूँ, मेरे मन में प्रश्न का भाव है। मुझे अगर वाक्य के अंत में मैं प्रश्नवाचक वाक्य के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती हूँ तब उसे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वहां क्वेश्चन मार्क है, मतलब मैंने वो सेंटेंस उससे क्वेश्चन करने के लिए पूछा है, उसको वो प्रश्न दिया है कि वो मुझे उसका जवाब दे, है ना। अगर मैंने वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है, इसका मतलब कि मेरे मन में उस समय आश्चर्य आया था, कोई चीज मुझे पता नहीं थी, मुझे अचानक से पता चली है। तो हमारे चिन्ह जो होते हैं वे हमारे मन के भावों को प्रकट करने का भी एक माध्यम होते हैं बेटा, ठीक है। नॉर्मली हम इसे पढ़ रहे हैं, हम पाठ को आरंभ करते हैं। सभी लोग पेज नंबर 125 निकाल लीजिए। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? ताकि हमने जो बात कही है या जो हम कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सामने वाला उस बात को सुनकर उस पर 2 मिनट सोच भी सके, है ना। हमने कहा और हम लगातार कहते ही चले जा रहे हैं तो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, तो उस पर वो रिएक्शन कैसे देगा। इसलिए जब हम किसी से कोई बात करते हैं और अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमें उसका सही वाला रिएक्शन मिले बेटा, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, तो हमें अपनी बात को कहने के बीच में जिस तरह विराम चिन्ह लगाते हैं उस तरह हम रुकते भी हैं कि अब सामने वाला क्या जवाब देगा या वो मेरी बात पे कैसे प्रतिक्रिया देगा, उसे मेरी बात पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और तब हम अपनी अगली बात कहते हैं। आपको यदि मन में मान लीजिए कोई इच्छा आई है ना, कोई चीज चाहिए होती है कि खिलौना लेना है, अब पापा आते हैं, आप उनके आने के बाद वेट करते हैं ना, क्या आप जाते से एकदम डायरेक्ट बोल देते पापा मेरे दोस्त के पास वो गाड़ी आई और मुझे बहुत पसंद आई और आप मुझे ला दीजिए, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, पापा आएंगे, बैठेंगे, रिलैक्स होंगे, फिर हम धीरे से उनके पास जाते हैं, फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, पापा वो मेरा दोस्त है ना उसके पास आज एक मैंने नई गाड़ी देखी, इतना बोल के हम रुकते हैं
क्या पापा क्या बोलते हैं या पापा कुछ कहते या नहीं। फिर पापा बोलते तो फिर क्या हुआ, फिर अगर पापा मुझे ना वो गाड़ी बहुत अच्छी लगी है। हाँ तो बेटा ठीक है ना, अच्छी लगी तो उसके घर जाके खेल लेना। पापा आप मुझे वो गाड़ी ला दो ना। ये नहीं कि हम जब कोई मन का भाव प्रकट कर रहे हैं तो सामने वाले को वो समझ में आए, उसको वो चीज अच्छे से सुनाई दे। इसके लिए भी वाक्य में विराम चिन्ह आवश्यक होते हैं। यह रुकावट कभी कम देर की होती है, कभी अधिक होती है। कई बार प्रश्न पूछने, विस्मय व्यक्त करने आदि स्थितियों में हमारे बोलने का तरीका अलग अलग होता है। आश्चर्य व्यक्त करते हैं, हमारे वाक्य का टोन तेज हो जाता है, अरे हे भगवान। लेकिन अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो हम नॉर्मली तुम कहां जा रहे हो, उसके बजाय यदि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं पर हम जोर दे देते हैं, नकारात्मक हो जाता है ना। उसी तरह से पूर्ण विराम, मम्मी मैं जा रहा हूं, मतलब इस एक वाक्य में मेरी बात पूर्ण हो गई। लेकिन यदि मान लीजिए आप लोग निर्देशित कर रहे हैं या कहीं पर थोड़ी देर राम, श्याम, सीता, गीता, लक्ष्मण, अलग अलग नाम के बीच में आप एक एक सेकंड के लिए रुकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर आप एक सेकंड से ज्यादा रुकते हैं, मैं गया लेकिन वापस आ गया, आप यदि उस थोड़ी ज्यादा देर रुकते हैं तो वहां आप अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प यानी थोड़ा, अर्ध मतलब आधा, ठीक है। लिखित भाषा में इन सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह की बहुत सरल परिभाषा हम यहां लिख रहे हैं बेटा। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में देखिए, बोलते समय वाणी को, बोलते समय वाणी में आने वाले बदलाव या ठहराव, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठहराव या प्रश्न, विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए, विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया बेटा, लिखित भाषा में, याद रखना विराम चिन्ह कभी भी मौखिक भाषा में नहीं होते, हमेशा लिखित भाषा के लिए होते हैं। लिखित भाषा में बनाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, को विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम, अब इसका फायदा क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि विराम चिन्हों से हमें क्या फायदा होता है बेटा। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से एक तो भाषा में स्पष्टता आती है, पहला, दूसरा भाषा की शुद्धता बनी रहती है, और तीसरी चीज, गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की आशंका कम हो जाती है। अगर आप विराम चिन्ह सही जगह लगा रहे हैं तो उस वाक्य का जो अर्थ है वो वैसा ही निकलेगा जैसा आप समझाना चाहते हैं। वाक्य कभी भी गलत दिशा में नहीं जाता है ना। और यही तो हमारी बात को किसी को एक्सप्रेस करने के लिए आवश्यक है कि हमने जैसे सोची है, हमने जैसे बोली है, या हम जैसे समझाना चाहते हैं, सामने वाले को वो चीज़ वैसे की वैसी समझ में आए। तो उदाहरण के लिए देखिए बेटा, एक वाक्य मैं यहाँ लिख रही हूँ उदाहरण में, रुको मत जाने दो।
इसी वाक्य को अगर मैं लिखती हूं, लेकिन अगर मैं इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग जगह बदल के कर दूं तो इसका अर्थ बदल जाएगा। कैसे बताएं? देखिए, रुको, मत जाने दो, यानी हम वहां पर जिस व्यक्ति के लिए बात बोल रहे हैं उस व्यक्ति को हम रुकने के लिए बोल रहे हैं, उसको रोकने के लिए बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो नहीं जाए वहां से। रोको रोको, मत जाने दो। लेकिन अगर मैं कहूं रोको मत, जाने दो, यानी कि मैं उस व्यक्ति को रोकना नहीं चाहती हूँ, वो जा रहा है उसको जाने दो। यहाँ पर मैं उसकी केयर कर रही हूँ और यहाँ पर वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमने सिर्फ इस एक चिन्ह को अगर कहीं भी लगाया तो उसका अर्थ बदल जा रहा है बेटा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इन विराम चिन्हों की आवश्यकता कितनी है और इनका महत्व कितना ज्यादा है। एक में मैं अपने बच्चे को रुकने के लिए बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो नहीं जाए, उसको किसी भी तरह से रोक लो। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ रोको मत, जाने दो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर यदि जब हम इस भाव को ग्रहण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कितने स्पेशल हैं। लेकिन अगर व्यक्ति ने इस तरह से बोला है तो हमें फील होता है कि हम कितने यूजलेस हैं, कितना हर्ट होता है ना हमें, कि हमें रोकना ही नहीं कोई चाहता है, जा रहे तो भी जाने दो। तो विराम चिन्ह हमारी भाषा की स्पष्टता के साथ हमारे भावों की स्पष्टता के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, वैसे हमारी हिंदी भाषा में 13 से 14 विराम चिन्ह होते हैं। अभी हमारी कक्षा के हिसाब से हमें बहुत कम विराम चिन्ह दिए गए हैं, जिसमें एक सबसे आवश्यक विराम चिन्ह है आपका पहला पूर्ण विराम। क्या कहते हैं इसे? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का साइन पता है क्या है? ये एक खड़ी पाई। इसे कहां लगाते हैं? इसके उदाहरण से देख लेते हैं। शेर जंगल में रहता है, रहता है। मेरा वाक्य पूर्ण हो गया। वाक्य के समाप्त होने पर खड़ी लकीर के रूप में चिन्ह जो लगाया जाता है इसे पूर्ण विराम कहते हैं। ऐसे वाक्य विधिवाचक या आदेशात्मक होते हैं। तुम जाओ, जाओ और पूर्ण विराम। क्या मैं जाऊं तो प्रश्नवाचक हो जाता है। तुम जाओ पूर्ण हो गया। उसी तरह से एक दूसरा होता है हमारे पास बेटा प्रश्नवाचक, क्योंकि इन चिन्हों का प्रयोग भाषा में बहुत अधिक रूप में किया जाता है। ठीक है, आपका नाम क्या है? ये कौन सा चिन्ह लगा दिया हमने? प्रश्नवाचक, है ना। इसके पश्चात देखिए, पूर्ण विराम के बाद में हमने लिखा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जब हमको ऐसा लगे कि इस वाक्य के द्वारा हम प्रश्न पूछ रहे हैं या सामने वाला पूछ रहा है, तो उसके अंत में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्नवाचक वाला चिन्ह, है ना। फिर उसके बाद में है बेटा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ये कैसा होता है? एक खड़ी लकीर और एक बिंदु। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई छोटा सा वाक्य आप बोलिए जिसमें आप लोग मन के भाव, आश्चर्य या इस तरह से प्रकट करते हैं। वाह कितना सुंदर फूल है, अरे ये क्या हो गया, अरे यह क्या हो गया। अब आप कहेंगे मैम यहाँ प्रश्न क्यों नहीं? प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि हम सामने वाले से ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हो गया। हमारे आंख के सामने हम देख रहे हैं कि उसे कुछ हो गया, लेकिन जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी,
इसलिए हमने कहा कि अरे क्या हो गया, है ना। फिर चौथा वाला हमें चिन्ह आपकी पुस्तक में क्या दिया है, देखिए बेटा, अल्प विराम। क्या दिया है, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह बहुत सरल है, जिसे आप लोग कॉमा कहते हैं बेटा, है ना। सिंपली जैसे राम, श्याम, सीता, और राधा आए, ठीक है। लिखते समय वाक्य में एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग दिखाने तथा थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम आवश्यक होता है या इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए ये तो 3 बच्चे, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे हों और मुझे उन सभी का नाम लेना हो तो बोलते बोलते मैं तो थक जाऊंगी ना, तो मुझे बीच में 1-1 सेकंड के लिए रुकना तो पड़ेगा। वो जो 1 सेकंड का रुकना होता है बेटा, वो हो जाता है अल्प, और उसको दिखाने के लिए जो मैंने चिन्ह लगाया वो हो जाता है अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। अगला है हमारा निर्देशक चिन्ह। वो निर्देशक नहीं, वो जो ड्रामा बनाते हैं, ये चिन्ह है, और इसका काम भी क्या है, बिल्कुल निर्देशक की तरह निर्देश देना। ये कैसा होता है, देखिए ये वाला चिन्ह, है ना। इस चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है, बताएं। राम, यह मेरी पुस्तक है, जिसे आप लोग डैश कहते हैं बेटा, है ना। इस चिन्ह का प्रयोग या तो किसी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं जब तब यूज किया जाता है, या फिर जब कोई ड्रामा वगैरह होता है तो उसमें जो संवाद बोले जाते हैं ना नाटक में, उसके पात्रों के जस्ट बाद में कि ये पात्र है और इसने यह बोला है, तो इसको निर्देशित करने के लिए यहां पर आपका डैश प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निर्देशक, निर्देशित करना मतलब उसको वैसा आदेश करना या उसने वैसा किया वह बताना, उसकी तरफ संकेत करना, इसलिए उसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। अंतिम आपका जो चिन्ह है बेटा वह है योजक चिन्ह। कौन सा है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसा होता है, मैम ये तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। कैसे एक जैसे दिख रहे हैं, देखिए हम यहां लिख देते हैं उसका भी उदाहरण। शब्दों के जोड़ों को परस्पर आपस में जोड़ने के लिए, शब्दों के जोड़े मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो हमेशा जोड़े में ही लिखे जाते हैं और जोड़े में ही अच्छे लगते हैं, तो उन शब्दों को लिखने के लिए और उनको आपस में दिखाने के लिए उनके बीच में एक छोटा सा ये चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, योजक। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। इंग्लिश में नॉर्मली आप उसे शायद हाइफन कहते हैं, है ना। तो हाइफन, और आपके देश में इतना तरह हाइफन जो होता है या जो योजक चिन्ह है वो लिखने में बनाने में थोड़ा छोटा होता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह क्या करता है, जब कोई निर्देश दिया जाता है वहां प्रयोग होता है। लेकिन योजक चिन्ह कहाँ लगाते हैं, जब हमें कोई दो शब्द जोड़े में लिखना होते हैं। बार बार यहां मत आया करो, आपने वो शब्द 2 बार रिपीट किया, वो जोड़े में था, वहां पर हमने क्या लिखा, योजक चिन्ह।
छोटी छोटी बातें मत पूछा करो, छोटी छोटी। उसके बीच में हमने क्या लगाया? योजक चिन्ह लगाया। तो योजक का मतलब ही होता है दो युग्म या जोड़े वाले शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करना। ठीक है, विभिन्न विराम चिन्हों का विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है और इसीलिए हिंदी व्याकरण में चिन्हों का बहुत महत्व है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अपनी कक्षा में क्या जाना कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। बोलते समय हम अपने वाक्य या भावों में आने वाला जो ठहराव या प्रश्न आदि जो भाव होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में जब कोई से चिन्ह बनाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। अगर नहीं समझ में तो बार बार इस सेंटेंस को बोल के देखना, आपको महसूस होगा। फिर विराम चिन्ह हमने देखे, पहला होता है पूर्ण विराम, जब वाक्य के पूर्ण होने पे लगाया जाता है ना। हमारे जो बच्चे थर्ड में पिछले साल थे वो जब इस साल फोर्थ में आएंगे तो उनको याद होगा जब हम चैप्टर रीड करते थे कभी भी हमने पूर्ण विराम नहीं लगाया, सारे पूर्ण विराम आप लोगों ने ही लगाए हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि पूर्ण विराम हम कहाँ लगाते हैं या प्रयोग करते हैं बेटा। प्रश्नवाचक, जब वाक्य में क्या करते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। विस्मय, जब वाक्य में विस्मय प्रकट करते हैं तो उस शब्द के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अल्प विराम, शब्दों के बीच में कुछ देर रुके हैं यह दिखाने के लिए जो चिन्ह लगता है वो अल्प विराम होता है। निर्देशक चिन्ह, जब कोई वाक्य निर्देश करके बोला या लिखा जाता है वह होता है चिन्ह निर्देशक चिन्ह। और एक होता है योजक, दो जोड़े वाले शब्दों को आपस में लिखने के लिए दिखाने के लिए उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का विराम चिन्ह वाला टॉपिक समझ में आया होगा बेटा। और विराम चिन्हों को आप प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहिए और उसका यूज देखिए कि कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हम अपने अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक आप लोग इन विराम चिन्हों का अभ्यास करते रहिए और तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।